हेलो स्टूडेंट। आज अपना नेक्स्ट चैप्टर है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, और जिसमें नंबर 1 पर आता है प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो एक कोशिकीय प्राणी होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये सूक्ष्म साइज की यदि हम बात करें तो ये क्या होता है, बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जाते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये सभी आवास में पाए जाते हैं, पृथ्वी के सभी आवास में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी जो है उसके सभी आवास में पाए जाते हैं। देखो प्रोटोजोआ में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया हैं सभी आवास पर पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा तापमान जहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पर भी होते हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंड होती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं, साइज जो होता है उनका बहुत ही छोटा होता है, और पृथ्वी की सभी आवासों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ उसका मतलब कि क्या तो उसका फ़ायदा है और क्या उसका नुकसान है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है आर्थिक महत्व। तो प्रोटोजोआ जो है उनसे हमें क्या तो फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। हम बात कर लेते हैं कि प्रोटोजोआ के द्वारा मानव पर क्या तो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं और क्या लाभदायक। तो नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं यूजफुल इम्पोर्टेंस, यानी कि लाभदायक महत्व। लाभदायक महत्व देखिए, नंबर 1 लाभदायक महत्व में जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में देखो अनेक प्रोटोजोआ होते हैं जो जल में पाए जाते हैं। अनेक प्रोटोजोआ जल में पाए जाते हैं, और ये जल में उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और नष्ट करके जल को क्या कर देते हैं, शुद्ध। तो अनेक प्रोटोजोआ जल में उपस्थित हानिकारक जीवों को नष्ट कर जल को क्या कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पर आता है भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। देखो जल में पाए जाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं, जल में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ यानी कि जलीय प्रोटोजोआ और उनके लार्वा, ये क्या होते हैं, अनेक जंतुओं का भोजन बनते हैं। जल के अंदर जो जूप्लैंक्टन होते हैं, जैसे कि सूक्ष्मजीव होते हैं, डायटम होते हैं, ये क्या होते हैं, मतलब अनेक जीवों का या अनेक जंतुओं का भोजन बनते हैं। अतः खाद्य श्रृंखला की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला होती है उसकी एक कड़ी का काम करते हैं। तो जल के अंदर पाए जाने वाले एक कोशिकीय या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि डायटम जो है, जूप्लैंक्टन है, वो क्या होते हैं, किसी दूसरे जंतु का क्या होते हैं, भोजन बनते हैं। इसलिए खाद्य श्रृंखला की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। तो नंबर 2 हो गया भोजन के रूप में। नंबर 3 पर महासागरीय पंख,
महासागरीय पंख व जीवाश्मीय प्रोटोजोआ। क्या होता है इसमें देखो, रेडियोलेरिया एक वर्ग है प्रोटोजोआ का, ये तो गण है रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया व हीलियोजोआ इस वर्ग के जो प्राणी होते हैं, यानी कि रेडियोलेरिया हीलियोजोआ जो वर्ग है प्रोटोजोआ का, उसके जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों का जो कंकाल होता है, इन प्राणियों का जो कंकाल होता है वो धीरे धीरे समुद्र में जमा होता जाता है, समुद्र की तली में। और जो समुद्र की तली में जमा हो जाता है तो उसे कहा जाता है महासागरीय पंख। तो महासागरीय पंख किसे बोलेंगे? जो प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के वर्ग रेडियोलेरिया और हीलियोजोआ की कंकाल, यानी कि रेडियोलेरिया और हीलियोजोआ वर्ग के जो प्रोटोजोआ हैं, मतलब कि इनमें जो सदस्य आते हैं, उनका कंकाल धीरे धीरे समुद्र की तली में जमा होता जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? महासागरीय पंख कहा जाता है। उसके बाद करोड़ों वर्ष पश्चात जब ये समुद्र की तली में जमा हो जाते हैं तो लगभग करोड़ों वर्षों के पश्चात एक दबाव के कारण ये महासागरीय पंख दबाव के कारण चट्टानों में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? चट्टानों में बदल जाते हैं। और चट्टानों में जब ये बदलते हैं तो उस समय मतलब कि जो जीव हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे दब जाते हैं चट्टानों के। और जो जीव चट्टानों के नीचे दबे हैं वो आज के दिन किसके रूप में प्राप्त होते हैं? जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। और इन चट्टानों का उपयोग किस में किया जाता है? भवन निर्माण में या चौक निर्माण में किया जाता है। उसके बाद महासागरीय पंख जहाँ पर होते हैं उनके निकट पेट्रोलियम स्रोत पाए जाते हैं। पेट्रोलियम स्रोत पाए जाते हैं जहाँ पर महासागरीय पंख होते हैं, इसलिए पेट्रोलियम स्रोत की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं महासागरीय पंख। महासागरीय पंख जो होते हैं वो पेट्रोल ये क्षेत्र में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, सहभोजिता के रूप में। नेक्स्ट नंबर 4 पर आता है सहभोजिता के रूप में। सहभोजिता के रूप में देखो, अनेक प्रोटोजोआ मानव में और अन्य जंतुओं में सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि जिसमें से एक को तो लाभ होता है, एक को ना तो मतलब कि लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो अनेक प्रोटोजोआ मानव में और अन्य जीवों में किसके रूप में पाए जाते हैं? सहभोजी के रूप में। जैसे कि ओपेलाइना जो है, ओपेलाइना ये मेंढक में पाया जाता है सहभोजी के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट कीटनाशक के रूप में नंबर 5, कीटनाशक के रूप में कीटनाशक के रूप में नेक्स्ट है कीटनाशक के रूप में अनेक प्रोटोजोआ कीटों में कीटनाशक के रूप में पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं कीट,
कीट को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। मतलब कि अनेक प्रोटोजोआ कीटों के अंदर कीटनाशक के रूप में पाए जाते हैं जो कीटों को हानि पहुंचाते हैं, और कीटों को हानि पहुंचाकर उनकी संख्या में क्या करते हैं, कमी। यानी कि जो कीट होते हैं उनकी संख्या में क्या करते हैं, कमी। तो इसलिए क्या हो गई, ये लाभदायक हो गई। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है हानिकारक महत्व। ये तो हो गई लाभदायक, और नंबर 2 पर आता है हानिकारक महत्व। इसमें देखो नंबर 1 पर आता है हानिकारक महत्व में जल को दूषित करने में, जल को दूषित करने में, जल को दूषित करने में। देखो इसमें होता क्या है कि अनेक प्रोटोजोआ जल को दूषित करते हैं। अनेक प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या करते हैं, जल को दूषित करते हैं। और मानव जो है और अन्य जो जीव होते हैं उनके लिए ये जल पीने योग्य नहीं बचता है। अनेक प्रोटोजोआ जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित, जिसके कारण मानव व अन्य जीवों के लिए पानी जो है, जल है, वो पीने योग्य नहीं रह पाता है। जैसे एग्जाम्पल आता है जिम्नोडियम, जिम्नोडियम व गोनियोलेक्स। ये क्या करते हैं, इनकी जब अधिकता हो जाती है जल के अंदर तो जल जो है वो लाल रंग का हो जाता है। जल कैसा हो जाता है, लाल रंग का। इस कारण से क्या बोला जाता है, वाटर ब्लूमिंग, जल प्रस्फुटन बोला जाता है। वाटर ब्लूमिंग, वाटर ब्लूमिंग, जल प्रस्फुटन बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट करना। नंबर 2, मृदा की उर्वरक शक्ति को कम करना, कम करना। इसमें क्या होता है, अनेक कशाबिक और पक्षमाबिक प्रोटोजोआ होते हैं। अनेक कशाबिक और पक्षमाबिक प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं, मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन है उसका क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। मतलब कि अनेक कशाबिक और पक्षमाबिक प्रोटोजोआ मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनकी उर्वरक शक्ति जो है, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम, जिसके कारण पैदावार में क्या होती है, कमी आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर 3 पर रोग। अनेक प्रकार के रोग भी क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। देखो विभिन्न प्रकार के प्रोटोजोआ मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एक आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये रोग उत्पन्न करता है अमीबिए पेचिस। उसके बाद में एक आता है ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा जो होता है ये अफ्रीकी निद्रालु रोग उत्पन्न करता है, अफ्रीकी निद्रालु रोग। एक आता है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है।
ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। एक आता है लेशमानिया, लेशमानिया, ये काला जार रोग उत्पन्न करता है, काला जार रोग उत्पन्न करता है। एक आता है ट्राइकोमोनास एजाइनेलिस, ट्राइकोमोनास विजाइनेलिस, ये ल्यूकेमिया रोग उत्पन्न करता है, ल्यूकेमिया महिलाओं में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जीवाणु अलग अलग रोग भी उत्पन्न करते हैं, किसमें, मानव शरीर के अंदर। तो ये हो गए इनके हानिकारक प्रभाव। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ में परजीविता। प्रोटोजोआ में परजीविता, प्रोटोजोआ में परजीविता, इसका मतलब क्या होता है? देखो कि परजीविता का मतलब क्या होता है। परजीविता का मतलब होता है कि दो जातियों के बीच एक ऐसा संबंध जिसमें एक जाति किसी दूसरी जाति पर भोजन के लिए और आवास के लिए क्या होती है, निर्भर होती है, उसे क्या बोला जाता है, परजीविता कहा जाता है। और जिसमें से जो आश्रय देता है, जो आश्रय देता है यानी कि आश्रय देने वाला, वो कहलाता है परपोषी। आश्रय देने वाला क्या कहलाता है, परपोषी। और आश्रय लेने वाला, आश्रय लेने वाला वो कहलाता है परजीवी। ठीक है, उसके बाद परजीवी जो है वो दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी का मतलब जो शरीर के अंदर होते हैं, और बाह्य परजीवी का मतलब जो शरीर के बाहर होते हैं। ये जो परजीवी होते हैं इसमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं, मतलब कि क्या क्या उनके अंदर क्षमताएं होती हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखो एक मिनट के लिए थोड़ा सा सोचना कि एक होता है टीनिया सोलियम, होता है टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम जो होता है वो मानव की इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है टीनिया सोलियम? टीनिया सोलियम, वो देखो जो टीनिया सोलियम है ना, वो मानव की जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन उसमें परजीवी के रूप में रहता है। अब देखो इंटेस्टाइन में, आंत्र में, और आंत्र से वो क्या करता है, भोजन भी ले रहा है और आंत्र से चिपका हुआ भी है। अब उसे जो भोजन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पचित भोजन मिल रहा है, मतलब कि उसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती है टीनिया सोलियम को। तो अब उसे जब पचित भोजन मिल रहा है तो उसके अंदर जो पाचन तंत्र है ना वो क्या होता है, अल्प विकसित होता है। पाचन तंत्र क्या होगा, अल्प विकसित। ठीक है, उसके बाद प्रजनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। अंतः जो परजीवी होते हैं या फिर बाह्य परजीवी होते हैं उनका जो प्रजनन तंत्र होता है वो क्या होता है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, उसके बाद गमन अंग, कहीं जाना तो होता नहीं है इसलिए से गमन अंग क्या होते हैं, अंतः परजीवियों के गमन अंग जो होता है उनका अभाव होता है। गमन अंगों का क्या होता है, अभाव। जो बाह्य परजीवी होते हैं उसमें गमन अंग पाए जाते हैं, वो भी कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। अब परजीवी परपोषी से चिपका रहता है, उससे मतलब कि लटका रहता है, उसे चिपकने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है हुक या फिर सूकर। क्या कहा जाता है, हुक या फिर सूकर कहा जाता है। ठीक है, और परजीवी अपने परपोषी को कभी भी संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं करता है, क्योंकि वह क्यों नहीं करता है, यदि उसको नष्ट करेगा तो वो समंबी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है परजीवी का संचरण। परजीवी का संचरण, संचरण कैसे होता है, देखो कि आहार नाल में जो भी परजीवी होते हैं उनका संचरण वायु के द्वारा
जल के द्वारा या फिर भोजन के द्वारा होता है। इनका संचरण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा, जल के द्वारा या फिर भोजन के द्वारा। कुछ परजीवियों का संचरण दो परपोषी जब आपस में मिलते हैं उनके मिलने के कारण होता है। और अधिकांश परजीवी जो होते हैं, अधिकांश जो परजीवी होते हैं उनका संचरण वाहक के द्वारा होता है। जैसे कि मच्छर है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, वो किसके कारण जाता है? मच्छर के कारण। ऐसे यानी कि अनेक परजीवी होते हैं, मतलब कि जिनका जो संचरण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वाहक के द्वारा। जैसे कि मच्छर के द्वारा, मक्खी के द्वारा, खटमल के द्वारा, पीसू के द्वारा, इनके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये था परजीवियों का संचरण, मतलब कि उनका संचरण किस प्रकार होता है।